हेलो बच्चों, आज हम लोग समसामयिक भारत वाली अपनी बुक में राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उससे पूर्व भारत जो था, अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थों के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत को विभिन्न प्रांतीय इकाइयों में विभक्त किया हुआ था। लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त हुआ, तो भारत के लिए ज़रूरी था कि एक संगठित राष्ट्र का निर्माण हो, शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण हो। तो उसके लिए ज़रूरी था कि जो कई भी प्रांतीय इकाइयाँ थीं उनको मिलाकर भारत में शामिल किया जाए। इस तरह से भारत के लिए एक संगठित और शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण में लिए एक समस्या थी राज्यों का पुनर्गठन करना, प्रांतीय इकाइयों का पुनर्गठन करना। हालांकि केंद्र सरकार ने देशी रियासतों का विलय करके इस दिशा में एक प्रयास किया जो काफ़ी हद तक सफल रहा, लेकिन प्रांतों या राज्यों के पुनर्गठन की समस्या अभी भी सरकार के सामने प्रस्तुत थी। यदि हम 1947 से पूर्व की स्थितियों पर गौर करें तो उस समय भारत कई प्रांतीय इकाइयों में बटा हुआ था। जैसे समझने के लिए, बम्बई प्रांत में महाराष्ट्र और गुजरात के भूभाग शामिल थे। मद्रास प्रांत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ भूभाग शामिल थे। बंगाल प्रांत में असम व पूर्वोत्तर के राज्य शामिल थे, तथा जो बंगाल प्रांत में असम और पूर्वोत्तर राज्य के शामिल थे, तो जो बंगाल का क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान के बनने से छोटा हो गया था, क्योंकि उसके कुछ क्षेत्र किसके कब्जे में चले गए थे? पूर्वी पाकिस्तान के कब्जे में। तथा पंजाब का विशाल हिस्सा भारत के विभाजन के फलस्वरूप पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया था। और पंजाब प्रांत में इस समय हिमाचल, पेप्सू, दिल्ली और हरियाणा के भूभाग शामिल थे। इस तरह बच्चों, आप देखो, जैसे अभी हम देखते हैं कि गुजरात अलग राज्य है, महाराष्ट्र अलग राज्य है, तमिलनाडु अलग राज्य है, लेकिन उस समय क्या था? इन सभी राज्यों के कुछ कुछ क्षेत्र, कुछ कुछ प्रांत आपस में मिले हुए थे, तो उससे काफ़ी असंतुलन की स्थिति विद्यमान थी। और ये स्थिति भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए, अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि कई बार इन क्षेत्रों में जो यहाँ के निवासी थे उनमें आपसी मतभेद उत्पन्न होते रहते थे। तो इस समस्या का समाधान करना और राज्यों को संगठित रूप देना भारत सरकार के लिए ज़रूरी हो गया था। अतः इस स्थिति में राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा, संस्कृति और भौगोलिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए इन पक्षों को महत्व दिया गया। अब हम देखेंगे कि क्या परिस्थितियां थीं, किस तरह से देशी रियासतों के विलय के बाद राज्यों के पुनर्गठन का कार्य किया गया। पहला पॉइंट देखिए आप, इसमें है देशी रियासतों के विलय से उत्पन्न असंतुलन का समाधान। जब हम देशी रियासतों के विलय के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि लगभग 563 तो बड़ी रियासतें थी, उसके अलावा कई अन्य छोटी छोटी रियासतें भी थी। तो धीरे धीरे करके भारत सरकार ने इन सभी रियासतों को भारत का अंग बनाया। तो कुछ उसमें बड़ी थी तो वो अपना स्वतंत्र इकाई बनी, और कुछ छोटी थी, उनका विलय आसपास के जो क्षेत्र थे, राज्य थे, उनमें कर दिया गया। तो इस स्थिति में क्या हुआ? विलय का कार्य तो हो गया, लेकिन असंतुलन की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई। अतः इस समस्या के समाधान के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को 3 भागों में बांटा, जिससे राज्यों का पुनर्गठन भी हो सके। पहली श्रेणी में वो रियासतें आई जो सजीव रियासतें थी, जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में, राज्य या प्रांत के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम थी। जैसे हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर, कोचीन, जो आकार में भी बड़ी थी और अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी।
दूसरी श्रेणी में ऐसी निष्प्राण रियासतें रखी जो स्वतंत्र भारत में अपना अस्तित्व बनाए रखने में अक्षम थी। जैसे उड़ीसा की 39 रियासतों को, जो छोटी छोटी थी, उनको उड़ीसा का अंग बना दिया गया और इनको मतलब पड़ोसी, इनका विलय जो था वो पड़ोसी क्षेत्रों में कर दिया गया। गुजरात, काठियावाड़ की रियासतें बम्बई में शामिल कर दी गई। तीसरी जो श्रेणी रखी वल्लभ भाई पटेल ने, उसमें अनेक रियासतों को, छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक नया प्रांत या प्रदेश का गठन कर दिया गया। इस प्रकार देखते हैं कि देशी रियासतों के विलय से जो प्रादेशिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो कुछ हद तक पटेल ने यह प्रयास किया कि किस प्रकार जो असंतुलन की स्थिति है उसको श्रेणियों में बांटकर देशी रियासतों को इस समस्या का समाधान किया जा सके। इसी के तहत कुछ केंद्र शासित प्रदेशों का भी निर्माण किया गया। दूसरा पॉइंट है कि संविधान के तहत कैसे पुनर्गठन हुआ। ये तो सरकार का प्रयास हुआ, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो संविधान के निर्माताओं ने किस प्रकार व्यवस्था करी कि राज्यों का पुनर्गठन कार्य हो सके। तो जब 1950 को संविधान लागू हुआ तो उस समय 28 राज्यों का उसके तहत गठन किया गया और आकार के अनुसार इन देशी रियासतों को इन राज्यों को ए, बी और सी श्रेणी में बांटा गया। इस समय जो ये बंटवारा किया गया, यह शुद्ध रूप से प्रादेशिक और प्रशासनिक आधार पर यह विभाजन किया गया। तीसरा पॉइंट है बेटा, इसमें 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसमें प्रादेशिक गठन की व्यवस्था की गई, लेकिन इससे आम जनता जो थी भारत की वो संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि इन राज्यों में कई भाषाओं के लोग रहते थे। अतः ये लोग क्या करते थे, भाषा और जाति के आधार पर पुनर्गठन करना चाहते थे ना। जैसे इस समय की परिस्थितियों पर देखें भारत में, तो आंध्र प्रदेश के गठन हेतु जो तेलुगु भाषा बोलने वाला वर्ग था, मध्यम वर्ग, वो यह मांग कर रहा था कि जितने भी तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग हैं उन सभी को मिलाकर, उनके सभी क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया जाए आंध्र प्रदेश के नाम से। और इसका नेतृत्व कर रहे थे उस समय मद्रास संगठन के सदस्य पोट्टी श्री रामरालू, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने सरकार के समक्ष समाचार पत्रों आदि के माध्यम से अपनी मांगें रखी कि जितनी भी तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको मिलाकर, उनके क्षेत्रों को मिलाकर एक नया क्षेत्र बना दिया जाए। लेकिन सरकार ने जब इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया पोट्टी श्री रामरालू ने, और 15 दिसंबर 1952 को आमरण अनशन करते हुए लगभग 58 दिनों तक उन्होंने आमरण अनशन किया। सरकार ने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा इस बात पर और उनकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो जो जन आक्रोश तो पहले से ही था, लेकिन वो क्या हुआ और तीव्र हो गया और वहाँ पर प्रदर्शन, जुलूस, हिंसा, दंगे आदि कार्य प्रारंभ हो गए। अब जब सरकार ने देखा कि स्थिति संभालना मुश्किल हो रहा है और भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण की मांग जोर पकड़ती जा रही है, तो विवश होकर केंद्र सरकार ने 19 दिसंबर 1952 को आंध्र राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित कर दिया, जो आगे चलकर अक्टूबर 1953 में अस्तित्व में आ गया। इस प्रकार तमिल भाषा के आधार पर 1953 में तमिलनाडु राज्य बन गया। इस प्रकार क्या हुआ, जब तमिलनाडु राज्य बना सबसे पहले भाषा के आधार पर, तो भारत के अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धांत को स्वीकृति मिल गई। अब और राज्यों में भी ये मांग पैदा होने लगी कि हम भी भाषा के आधार पर हमारे राज्य का निर्माण करवा सकते हैं। परंतु जब जो कांग्रेस कार्य समिति थी, जैसे उस समय के राष्ट्रवादी नेता थे नेहरू जी आदि और भी लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, क्योंकि उससे
सांप्रदायिक मतभेद, दंगों की स्थिति पैदा हो सकती थी। अतः ये प्रयास किया गया कि इसको थोड़ा कम महत्व मिले। लेकिन इसी बीच कांग्रेस कार्य समिति ने राज्यों के पुनर्गठन का प्रारूप तैयार करने के लिए ये एक प्रस्ताव पेश किया कि हम एक आयोग नियुक्त करना चाहते हैं, सरकारी आयोग है ना। तो और इसी आधार पर अगस्त 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना, छोटे में पूछ सकते हैं, आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ? अगस्त 1953 में गठित हुआ। और इसके सदस्य कौन कौन थे? सदस्य थे फजल अली, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। इन तीनों सदस्यों के नाम आपको याद होने चाहिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं। इस आयोग का गठन तो हो गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का, लेकिन इस आयोग को बोला गया कि आप भाषा, संस्कृति, प्रादेशिक आधार सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्य करो और उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। लेकिन बच्चों, इस आयोग के सामने कई चुनौतियां थी, क्योंकि उस समय जो हिंसा हो रही थी और जन प्रतिरोध काफ़ी तीव्र था। लेकिन इसके बावजूद अक्टूबर 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इसमें कहा, उस रिपोर्ट में उन्होंने आर्थिक और प्रशासनिक पक्षों को महत्व देने के साथ साथ भाषाई आधार पर अधिक महत्व दिया जाए। दूसरा, इसने प्रस्ताव रखा कि भाषाई आधार पर राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की सिफारिश की। लेकिन भाषाई आधार की बात तो कर रहा है ये आयोग, लेकिन इसने भाषा के आधार पर पंजाब और बम्बई प्रांतों के गठन करने को अस्वीकृति दे दी। तो जिसकी सिफारिशें थी उसकी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिक्रिया हुई, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इसको पारित कर दिया और 31 अगस्त 1956 को यह विधेयक संसद में पारित हुआ और 1 नवंबर 1956 को यह कानून बन गया। तो इसके तहत क्या हुआ कि 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। जो तेलंगाना क्षेत्र था वो नवगठित आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया। ट्रावनकोर, कोचीन में पूर्व मद्रास प्रांत का मालाबार क्षेत्र था वो मिलाकर केरल के राज्य का गठन किया गया। अजमेर, मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में कर दिया गया और जो माउंट आबू का क्षेत्र था वो बम्बई प्रांत से लेकर राजस्थान को दे दिया गया। इस तरह इस आयोग की सिफारिशों के बाद एक प्रयास किया गया कि कुछ हद तक समस्याओं का समाधान किया जा सके। अब हम ये देखते हैं कि 1956 के बाद क्या स्थिति रही। 1956 तक जो पुनर्गठन का कार्य किया गया, उसके बाद पुनर्गठन का कार्य या प्रश्न क्या रहा। 1956 की स्थिति के बाद बच्चों यदि हम गौर करें तो यह पूरी तरह हल नहीं हुआ था। सरकार ने तमिलनाडु, केरल और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर राजस्थान का निर्माण तो कर दिया, लेकिन फिर भी बम्बई, पंजाब और असम जैसे प्रांतों में भाषाई विभिन्नता विद्यमान रही। यहाँ पर भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग समय समय पर उठती रही और धीरे धीरे जब जन असंतोष बढ़ता गया और मांग तेज होती गई तो जन असंतोष के कारण 1960 में बम्बई प्रांत को 2 भागों, महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई बनाई गई और गुजरात जिसकी राजधानी अहमदाबाद बनाई गई में बांट दिया गया। पंजाब प्रांत में पहले तो पंजाब को 2 भागों में भाषा के आधार पर 2 भागों, हिंदी भाषा बोलने वाले और फिर पंजाबी भाषा बोलने वाले, इस तरह 2 भाषा बोलने वालों के आधार पर इनको उस राज्य को बांटा गया। लेकिन फिर भी धीरे धीरे वहाँ पर भाषा के आधार पर नए प्रांत के निर्माण की मांग तेज होने लगी और वहाँ पर
जो संगठन थे, कांग्रेस के अलावा अन्य संगठन थे, वो धीरे धीरे राज्य के गठन की मांग को तेज करने लगे। अतः 1966 में पंजाब प्रांत में 2 नए राज्यों पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ और चंडीगढ़ को इसकी राजधानी बनाया गया और जितने भी पहाड़ी क्षेत्र थे उनको मिलाकर हिमाचल प्रदेश नाम से एक नए राज्य का गठन किया गया। इसके बाद जो भारत का उत्तरी पूर्वोत्तर क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर भी पुनर्गठन के मुद्दे जीवित थे। ये राज्य भी विभिन्न आधारों को मांगते हुए अपने राज्यों के गठन की मांग को तेज कर रहे थे। जैसे असम में असमी भाषा बोलने वाले और बंगाली भाषा बोलने वाले 2 तरह के लोग शामिल थे। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ की राजनीति थी और यहाँ के जो संगठन थे वो बंगाली भाषा जो बोलने वाले लोग थे उन पर अत्याचार करने लगे। वहाँ पर हिंसा होने लगी। जो बंगाली भाषा बोलने वाले थे, बंगाली लोग थे, उन पर जब हमले होने लगे तो वो उनको कहीं और जगह बंगाल और अन्य क्षेत्रों में विस्थापित होना पड़ा। अतः इस स्थिति से मजबूर होकर असमी भाषा के आधार पर असम का गठन हुआ। इसके बाद फिर और इसी बीच में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आदि पूर्वोत्तर क्षेत्रों का या राज्यों का 1963 के आसपास गठन हुआ, अस्तित्व में आए। तो इसी तरह त्रिपुरा का गठन बंगाली भाषा के आधार पर किया गया। इस तरह हम संपूर्ण मतलब जो हमने देखा, स्थितियों को देखा, उन पर गौर किया जाए तो 1950 से 1966 तक जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का कार्य था वो एक मतलब लंबी प्रक्रिया के बाद हुआ, जिसमें सरकार को काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा और भी नई नई मांगें इस समय जन्म लेती रही। लेकिन सरकार ने बाद में स्थितियों को समझने के बाद, विश्लेषण करने के बाद अपनी नीतियों में कुछ सुधार किया और जो बाद में राज्य गठित हुए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल, इन राज्यों को में भाषाई आधार को प्रमुखता देने के बजाय भौगोलिक, जनजातीय आदि पक्षों पर भी जोर दिया गया और राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया संपन्न हुई। धन्यवाद।